हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैवी रेनफॉल। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आज के समय में है, इस सीज़न की बात करें 2022 की, तो हैवी रेनफॉल हो रहे हैं सभी जगह पे। जैसे कि पहाड़ी एरिया पे स्पेशली बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। हिमाचल की बात करें या फिर और पहाड़ी एरियाज़ की, हिल्स की हम बात कर ले, बहुत सारी नदियाँ वो उफान पे चल रही हैं। और जो प्लेन्स में रहते हैं, नीचे के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वो फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है और कई लोगों को अपने मकान तक खाली करने पड़ गए हैं। तो इसी के रिलेटेड मैंने ये आर्टिकल लिखा है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैवी रेनफॉल, के भारी बारिश के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसकी तबाही है, तो सभी इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टुडेज रेन स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल गिव न्यू मीनिंग टू द क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमारे भारतवर्ष की बात कर ले तो जहाँ पे 4 ऋतुएं आती हैं, बसंत ऋतु है, बारिश है, गर्मी है या फिर पतझड़ वगैरह होती है। तो 4 सीजन आते हैं, विंटर और पतझड़। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तबाही मचती है वो तबाही होती है रेनी सीजन में। तो उसके बारे में अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज को एक नया मीनिंग दे दिया है रेन स्टॉर्म ने। बहुत ज़्यादा हैवी रेन जब होती है तो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे अलार्मिंग जो सरकार के द्वारा अलार्म कर दिया जाता है, कई अलर्ट पे रख दिया जाता है। कई गाँव को जो नीचे इलाकों के होते हैं तो उनको अलर्ट पे रख दिया जाता है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज का एक नया रूप निकल के सामने आता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अगर विज्ञानियों की बात करें, उनका मानना है कि जो मनुष्य की जाति है वही इस सब के लिए जिम्मेदार है। तो आगे बात करेंगे क्यों। एंड ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग इज टू ब्लेम। और जो मानुष जाति है वही है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन रही है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। This is because climate change is supercharging the water cycles, evaporation process and messing with rainfall pattern. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है धरती के ऊपर तो इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन जब होती है तो वही इवेपोरेशन है हैवी रेनफॉल के पैटर्न्स में नीचे आती है। तो इस तरह से जो धरती की गर्मी है वही हमारी हैवी रेनफॉल्स का कारण बनती है। जब धरती ज़्यादा गर्म होती है, समुद्रों का पानी होता है तो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं। जहाँ फिर हम जो पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं उसके कारण भी धरती है उसकी हीट बढ़ रही है, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है गर्मी के सीजन। फ्रेंड्स, जब भी गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, जो कि कई लोगों की डेथ का भी कारण बनती है। तो इस तरह से साइंटिस्ट पॉइंट टू ऑब्जेक्टिव मेट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इसके लिए जो विज्ञानी है उन्होंने पॉइंट किया है कि ये मेन प्रिंसिपल क्या है, कि इसका खास जो कारण क्या है वो ग्लोबल वार्मिंग है। एज एयर वार्म, जैसे ही हवा गर्म होती है, इट कैन होल्ड मोर वाटर, तो उसे ज़्यादा पानी की पकड़ करती है। मोर वाटर वापर को अपने जो पानी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है जो हवा है। देन एयर एट कूलर टेम्परेचर एंड वी नो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो जब ये कूलर ठंडे टेम्परेचर पे जब ये आती है तो ये कम वाटर है वो ऑब्जॉर्ब करती है। जब कूलर टेम्परेचर पे होती है हवा तो पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब वार्म में होती है, बहुत ज़्यादा गर्माइश में होती है हवा, तो वो पानी को बहुत ज़्यादा वेपोर करती है, भाप बन के ऊपर होता है। एंड वी नो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अगर हम बात करें ग्लोबल टेम्परेचर की, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर हैव राइजन अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.98 Fahrenheit, F for Fahrenheit, from year 1900 or 2020 due to release of hard trapping greenhouse gases into the atmosphere। अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें, हमारी धरती का जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस और हीट हो गया है, या फिर 1.98 Fahrenheit में काउंट करें तो 1900 से लेके 2020 तक इतना जो टेम्परेचर में चेंज आ चुका है। इतनी गर्मी आज से 20 साल पहले नहीं पड़ती थी, लेकिन ये जैसे जैसे ये हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है 2020 तक हम आ पहुँचे हैं, तो इस तरह से जो गर्मी है वो हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो हमारी जीवनदायिनी गैसेज है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो उसको वो निगल रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में इस जहरीली गैसों को छोड़ा जा रहा है। एज टेम्परेचर राइज मोर वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम सॉइल प्लांट्स।
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मोर वाटर इवेपोरेट, उतना ही पानी है वो इवेपोरेट होता है, भाप बनता है फ्रॉम सॉइल, जमीन से, प्लांट्स से, ओशियन से एंड वाटर वेस्ट, जो भी अदर वाटर बॉडीज है हमारी, नदियां होगी, नहरें वगैरह हो गई, समुद्र हो गए, या फिर प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में भी जो उसके पानी का तत्व होता है उसको भी ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, सॉइल है, मिट्टी में से भी सारा मॉइस्चराइजर है वो खींच लिया जाता है हवा के द्वारा। दिस बिकम वेपर, तो यही भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। एडिशनल वाटर वेपर मीन्स देयर इज मोर वाटर अवेलेबल फॉर हैवियर रेन एंड स्नो, तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है जब हो जाता है, पानी ऊपर चला जाता है भाप बन के, तो उसका सीधा से सीधा मतलब क्या होता है, देयर इज मोर वाटर अवेलेबल, के अवेलेबल है वाटर, पानी ज़्यादा, किसके लिए, हैवियर रेन एंड स्नो, या तो वो बर्फ बन के पानी वो नीचे गिरेगा या फिर हैवी रेनफॉल के ड्रॉप में हैवी रेनफॉल के रूप में वो पानी धरती पे आके गिरेगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान खड़े हो जाते हैं और मैनेज करना सरकारों के लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। व्हेन नॉर्मल रेन इज कमिंग, अगर बात करें कि जब आम बारिश होती है जिसे हम नॉर्मल रेन बोलते हैं, ना बहुत हैवी होती है ना ही बहुत कम होती है, जैसे कि नॉर्मल रेन होती है, जब वो आती है इट इज़ ए ब्लेसिंग, तब ये एक तरह का वरदान साबित हो जाती है, क्योंकि वी नीड इट, क्योंकि हमें ये चाहिए टू फिल लेक्स, नदियाँ भरने के लिए, एंड स्ट्रीम, जो हमारे चश्मे बने हुए हैं, तालाब बने हैं, उनको भरने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है, जिनका पानी हम स्टोर किया हुआ यूज़ करते हैं। विच प्रोवाइड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्रॉप इरीगेशन, इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जब कई अच्छे तालाब होते हैं वहाँ से, या जब वाटर लेक्स, नदियाँ होती हैं, वहाँ से ये पानी है पीने के लिए यूज़ होता है, एंड क्रॉप इरीगेशन, या फिर हमारी सिंचाई के लिए, जब हम फसलें बीजते हैं खेतों में, तो वहाँ पे इरीगेशन के लिए जो नहरें होती है उसमें से पाइपलाइंस दी होती है सरकार के द्वारा, तो सबकी वो टर्न होती है कि किस खेत को किस दिन पानी मिलेगा, तो इस तरह से इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी को यूज किया जाता है। जो नॉर्मल रेन होती है उसको ये वरदान माना जाता है इन दोनों चीज़ों के लिए। बट एक्सेसिव रेनफॉल, अगर बात करें बहुत ज़्यादा रेनफॉल की, बहुत ज़्यादा बारिश की बात करें, कैन डू मोर हार्म एट फास्ट रेट, तो बहुत ही तेज़ी से जब बारिश आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती है, क्योंकि इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो बात कर ले हमारे, जब 2020 में हम अपने गांव की बात कर ले, तो जहाँ से एक झरना बहता है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई कि बारिश ऊपर से पहाड़ों से निकल के इतनी ज़्यादा बारिश, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई कि जो गौएं वगैरह थी उसमें साइड पे घास वगैरह चल रही थी, तो वो साथ ही बह गई थी। तो इतना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ था, लाखों के पशु थे जो उस टाइम वहाँ पे खड़े होके मतलब घास वगैरह चुग रहे थे, तो वो साथ में ही बह गए। इसी तरह से हिमाचल में भी यही होता है कि कुछ पता नहीं चलता कि कितनी रेन आ जाती है, एकदम से बादल फट जाता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। व्हेन रेनफॉल टू क्विकली फॉर सॉइल टू ऑब्जॉर्ब, जब रेनफॉल, जब बारिश बहुत तेज़ी से होती है तो धरती के लिए उसको ऑब्जॉर्व कर पाना मुश्किल हो जाता है। द ग्राउंड कैन नॉट सोक इट ऑल अप, और जो धरती है, ग्राउंड है, ज़मीन है, इसको मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और अब्जॉर्ब ना होने की वजह से पानी तेज़ी से वो बह जाता है, साथ ही मिट्टी भी बह जाती है। इस तरह से नुकसान बहुत भारी हो जाता है। नदियों में बड़े बड़े पत्थर बह जाते हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से तो ज़्यादा ही। इंस्टेड स्ट्रीम वाटर रन ऑफ कलेक्ट एंड फ्लो थ्रू यार्ड्स एंड रोडवेज, अगर हम स्ट्रॉम वाटर की, अगर हम तूफानी पानी की बात करें, रन ऑफ कलेक्ट्स, तो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है, बल्कि एंड फ्लो थ्रू, इकट्ठा होते होते साथ ही वो बहना शुरू हो जाता है, यार्ड्स एंड रोडवेज, वो सड़कों के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। पहाड़ों से पानी झरनों की बजाय है वो रोड के ऊपर आ जाता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लड, तो इसका क्या रिस्क क्या हो जाता है, खतरा क्या होता है, जो फ्लड है उसका खतरा हो जाता है, सरकारें अलर्ट करती हैं। एंड सॉइल, और जो बहुत बड़े स्तर पर ज़मीन है वो भी बह जाती है, मिट्टी बह जाती है। इरोजन, लोकलाइज्ड फ्लडिंग कैन डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोकलाइज्ड फ्लडिंग की बात करें कि कुछ लोकल एरिया होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से संभलने का मौका नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सड़कों का संपर्क टूट जाता है। तो इस तरह से कोई भी आगे, कई बार नदी बीच में होती है और नदी के आगे के पार जो होता है कोई गांव बसता है, गांव बसते हैं, तो उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। अखबारों में पढ़ते हैं कि कई गांवों का संपर्क है वो टूट जाता है क्योंकि सड़कें बह जाती हैं। इस तरह से
डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंगें बात कर ले, प्राइवेट बिल्डिंगें बात कर ले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है, ढांचा जो हिल जाता है। एंड कॉज पावर आउटेज, उसके बाद बिजली भी प्रभावित होती है, बिजली चली जाती है, कई गांव में कई कई दिन अंधेरा रहता है, ट्रांसफार्म नुकसाने जाते हैं। इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल का बहुत नुकसान होते हैं। नॉर्मल रेन ब्लेसिंग है, लेकिन जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़िंदगियों का नुकसान होता है, बहुत हमारी बिल्डिंगों का नुकसान हो जाता है, रोड्स का नुकसान हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भंग हो जाता है, फसलें पानी में डूब जाती हैं। तो किसान जो होते हैं बहुत परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जो फसलें को थोड़ा पानी चाहिए होता है, लेकिन जब फसलें खुद ही पानी में डूब जाती हैं तो उस तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पैसा लगा हुआ, मेहनत लगी हुई, सब कुछ पानी में मिल जाता है। इस तरह से हैवी रेनफॉल नहीं होनी चाहिए। आगे की वीडियो में फ्रेंड्स मैं हैवी रेनफॉल के जो उसके सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज share and subscribe my channel Education Point.